जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विथ विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे एडिटेरिया का जो कि प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग आज देखेंगे, जो कि प्रवीण सर के द्वारा तैयार किया गया है, एडिटेरिया का है। इसी को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो कि बिहार एसएससी का यहाँ पे ये सेट है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसी पिंड का गति सीमांत वेग निर्भर करता है। तो किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो ये उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, उसके श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है, और इन्हीं दोनों पे ये सीमांत वेग किसी वस्तु का निर्भर करता है, जबकि तरल की ऊंचाई पर ये निर्भर नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 50 नंबर कि अनुदैर्ध्य तरंगों निम्न में से किस से होकर नहीं गुजर सकती? अनुदैर्ध्य तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती? तो अनुदैर्ध्य तरंगे इस यहाँ पे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 51 नंबर दिया गया एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसमें इसका हो जाएगा जो कि वक्रता केंद्र पर ही जब वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ पे पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे पराश्रव कहते हैं। और 20,000 से 20,000 हर्ट्ज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये श्रव्य तरंगे हैं, ये श्रव्य तरंगे हैं। जबकि 20 से कम ये अवश्रव तरंगे हैं, वह अवश्रव्य तरंगे हैं ये। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 53 नंबर कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे गति विषय का नियम न्यूटन के द्वारा दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ पे आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। और विद्युत आकर्षण का नियम, ये जो कि यहाँ पे ये ओम के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पे लोगरिथम नियम ये जॉन नेपियर के द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि विद्युत आकर्षण का नियम यहाँ पे माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु संहति यानी उसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? तो सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया है कि परमाणु संहति या परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं। तो जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग ससंजक बल कहते हैं, जबकि अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाले बल को हम लोग असंजक बल कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर दिया गया है कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू नहीं होता है? यानी डॉपलर प्रभाव किसके लिए लागू नहीं होता है? तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो इसका हो जाएगा सापेक्ष गति के लिए ये लागू होता है, जबकि गतिमान वस्तु पे लागू नहीं होता है। और एक गतिमान एवं एक अन्य अस्थिर वस्तु पर ये लागू नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सापेक्ष गति पर लागू होता है डॉपलर प्रभाव। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि
निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर अनिल जैन। अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 58। यहाँ पे संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा गुजरात में ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, गुजरात के गांधीनगर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिया गया है 59 नंबर प्रश्न कि अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 60 नंबर कि विश्व का वह पहला देश जहाँ महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहाँ की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो विश्व का पहला देश जहाँ पे महिलाओं के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के लिए वहाँ की संसद में एक प्रस्ताव या कानून पारित किया गया है, ये किस देश में? तो इसका हो जाएगा ये स्कॉटलैंड में ये पारित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो ये स्वनिधि योजना ये रेहड़ी पटरी पर जो विक्रेता रहते हैं उनके लिए ये स्वनिधि योजना स्टार्ट की गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? यानी RCEP के समझौते में शामिल नहीं है, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें भारत शामिल नहीं है, जबकि चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? यानी IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश कौन सा बना है? तो ये अंडोरा बना है, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर लाइफ। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी भारत विश्व भुखमरी सूचकांक में 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 66 नंबर प्रश्न कि वन रिपोर्ट के आधार पर वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वन बिहार के किस जिले में दर्ज की गई है? तो ये कैमूर में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है प्रतिशत वन वृद्धि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे सवाल देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बना है? यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य कौन बना है? तो यहाँ पे ईरान इसका 9वां सदस्य बना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो ये साइमन कुजनेट्स को
कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय यानी रेगुलेटेड कौन करता है? यानी भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आंसर कृषि उत्पाद बाजार मूल्य बाजार समिति अधिनियम के द्वारा ये किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक के चालन ऊतक यानी कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है? यानी किस ऊतक को चालक या चालन ऊतक का कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं? तो इसमें हम लोग जाइलम को कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये जल का परिवहन करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सुमेलित है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दिया गया है 3rd नंबर कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? तो ये बीडल एंड टैटम के द्वारा ये दिए गए, जो इनमें से सभी सही है या सुमेलित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? यानी कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो यहाँ पे एक कोशिका का जो जीव बना होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव है और यहाँ पे पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसका हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पे एक कोशिकीय जीव हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 74 नंबर कि शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? यानी अमोनिया को यूरिया में कौन सा भाग परिवर्तित करता है? तो इसमें हम लोगों का यकृत यानी लीवर हम लोगों का ये परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 75 नंबर कि मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो अपेंडिक्स का मुख्य कार्य यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि ये एक वेस्टेज यानी अवशिष्ट अंग है। ये मानव शरीर में अवशिष्ट अंग का ये काम करता है, इसका कोई भी कार्य नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 76 यदि माता का रुधिर O और पिता का रुधिर AB है तो संतान का रुधिर क्या होगा? यानी माता का O है और पिता का AB है तो संतान में कौन सा रुधिर पाया जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो संतान में यहाँ पे A और B दोनों ये पाया जाता है, A और B दोनों रुधिर पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला दिया गया 77 नंबर प्रश्न कि किस रोग के विकृति के कारण विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो विडाल टेस्ट हम लोग टाइफाइड के उपचार में करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पक्षी और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मूल रोम द्वारा जल की प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। यानी पादपों द्वारा मूल रोम द्वारा जल की प्रक्रिया को अवशोषित यानी जल अवशोषण किया जाता है, उसे हम लोग परासरण विधि कहते हैं। और जब पौधे ऑक्सीजन वातावरण से लेते हैं उसे हम लोग विसरण कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 79 नंबर कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं
फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो इसमें इसका अंतर बताना है। तो पक्षी और चमगादड़ अच्छा दोनों आकाश में उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि चमगादड़ में मध्यपट यानी डायफ्राम पाया जाता है, जबकि पक्षी में ये नहीं पाया जाता, इसलिए ये भिन्न होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 80 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। अस्थि और दांतों में जो मौजूद रासायनिक तत्व पाया जाता है उसे हम लोग किस रूप में पाते हैं? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट के रूप में हम लोग पाते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सब न्यूट्रॉनिक है? तो निम्नलिखित में से कौन सब न्यूट्रॉनिक है? तो हम लोग देखेंगे। तो पहला दिया गया है C612। तो यहाँ पे सब न्यूट्रॉनिक मतलब होता है कि इसमें द्रव्यमान संख्या और यहाँ पे प्रोटॉन संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान में से जब हम परमाणु संख्या घटाते हैं तो जो बचता है वो इन सब में किस में समान है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पर भी 8 अंतर है, यहाँ पर भी 8 का, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंतर जिसका समान हो, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या का अंतर जिसका समान हो, जिस भी एलिमेंट का जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है तो इसका इसी में समान है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्रायोलाइट, यहाँ पे दिया गया है क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट इसमें से किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट यहाँ पे एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 83 नंबर की निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हवा में फीका किसकी उपस्थिति के कारण पड़ जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण फीका पड़ जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है, जबकि ये इस तरह सामान्य जल का 18 होता है, जबकि भारी जल का यहाँ पे 20 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 85 दिया गया है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 86 नंबर की 86 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे TNT ये तो है, TNG ये भी है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 87 नंबर की खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण ये खट्टा हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 88 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा है? तो इस तरह तो हम लोग जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन सबसे बड़ा है? तो इसमें अफ्रीका सबसे बड़ा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटियाँ हम लोग बलित पर्वत में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक हिमालय है, हिमालय जो कि बलित पर्वत का ही उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 90 नंबर की हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंडेव ये संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न दिया गया है। 91 यहाँ पे दिया गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 92 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है, यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 93 कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य यहाँ पे केरल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तेल नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि कोयना, पंचगंगा और भीमा ये कृष्णा की सहायक नदी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 95 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है, यानी किस प्रकार के वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 96 कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन निम्न में से किसका है, यानी जो भारतीय संविधान का निर्माण जो कर रहे थे लोग, उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी भावनाओं को उनके महत्व को कम आंका। ये प्रतिक्रिया देने वाले, राष्ट्रवादी प्रक्रिया देने वाले कौन थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका नाम है आइवर जेनिक्स। आइवर जेनिक्स के द्वारा ये दिया गया है, जो कि ये भारतीय संविधान के निर्माताओं के प्रति प्रतिक्रिया ये दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और 97 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 97 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा, यानी संसद में जब हम कोई भी विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो उस पर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो ये विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 99 नंबर प्रश्न की राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख, यानी कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 100 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये संसद के द्वारा ये हटाया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 101 नंबर कि लोकसभा चुनाव का कौन प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, यानी लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है जब उसे प्राप्त न हो, यानी कितना मत, वैध मतों का कितना परसेंट या कितना भाग मत नहीं प्राप्त होता है तो वो खो देते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर 101 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/6% नहीं मिलने पर ये होता है, जमानत खो देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 102 नंबर की संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या रखी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ पे 65 वर्ष रखी गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 103 नंबर राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन
का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन के लिए जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये 170वें अनुच्छेद में प्रस्तुत किया गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम यहाँ पे अप्सरा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये वाटर लिली जो है, ये वाटर लिली ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे 131 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 132 नंबर प्रश्न दिया गया है। 132 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल की संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल की संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। जबकि जातीय संसद के नाम से हम लोग बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश की संसद को हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय जातीय संसद के रूप में। जबकि नेशनल असेंबली के रूप में फ्रांस के संसद को जानते हैं, और फेडरल असेंबली के रूप में हम लोग स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड के संसद को हम लोग फेडरल असेंबली के रूप में जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 133 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 134 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? यानी पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण इसमें से जैविक संगठन, अजैविक संगठन और ऊर्जा संगठन यानी तीनों से ये बनता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 136 नंबर कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार क्या आरंभ किया है? यानी सरकार के द्वारा क्या आरंभ या प्रारंभ किया गया है? तो ये यानी पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो ये इको मार्क, ये जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इको मार्क इसे किया गया है। जबकि एग मार्क ये खाने वाली वस्तु से ये संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 137 नंबर प्रश्न कि विश्व की विशालतम परिस्थिति तंत्र क्या है? तो विश्व के विशालतम परिस्थिति तंत्र यहाँ पे समुद्र है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया 138 नंबर, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम क्या है? यहाँ पे श्रृंखला है समुद्री आहार श्रृंखला। यहाँ पे डाइटम को हेरिंग खाएगा, हेरिंग को क्रस्टेशियाई खाएगा, यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 139 नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 140 नंबर की ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? यानी रैयतवाड़ी भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो ये दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो ये सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 142 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज के संस्थापक यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये अथर्ववेद के मुंडोपनिषद से लिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 145 हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्र ग्रह कहाँ स्थित है? तो हीनयान का सबसे विशालतम और सर्वाधिक कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 146 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। जो इसके पहले राजधानी था लाहौर, लाहौर से यहाँ पे दिल्ली इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो ये अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था जौनपुर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आगे यहाँ पे दिया गया है 149 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें है? तो नचिकेता आख्यान का इसका उल्लेख यहाँ पे कंठोपनिषद में किया गया है। इसका उल्लेख यहाँ पे कंठोपनिषद में किया गया है। आगे और आज का हम लोग अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 150 नंबर मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हम लोग पूर्व आर्य काल से मानते हैं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे 75 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए जीके और जीएस के। तो चलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।